राजनीति शास्त्र। राज मतलब होता है देश और नीति मतलब होता है नियम कानून। तो यहाँ पर मोटे तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि राजनीतिक शास्त्र उस शास्त्र को कहते हैं जो किसी देश के कानून विधि व्यवस्था के बारे में हम लोग को बताता है, उसी को हम लोग राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। राज मतलब क्या हो गया? देश। बोलिएगा तो उसमें सब जाएगा। राज मतलब हो गया देश और नीति मतलब होता है कानून विधि व्यवस्था। तो जिस शास्त्र के द्वारा किसी देश की कानून विधि व्यवस्था की जानकारी हम लोग को प्राप्त हो जाए, उसी को हम लोग राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। ठीक। अब छात्रों आप लोग दूसरा परिभाषा इसको देखेंगे जो हम आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि राजनीतिक शास्त्र उस शास्त्र को कहते हैं जो किसी देश के संवैधानिक एवं व्यवहारिक पक्षों का अध्ययन कराता है, उसे हम लोग राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पर दो प्रश्न पूछ सकते हैं कि संवैधानिक का अर्थ क्या होता है और राजनीति का अर्थ क्या होता है और व्यवहारिक का अर्थ क्या होता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि राजनीतिक शास्त्र का परिभाषा बताते हुए कहा कि राजनीतिक शास्त्र उस शास्त्र को कहते हैं जो किसी देश की संवैधानिक एवं व्यवहारिक पक्षों का अध्ययन कराता है। तो संवैधानिक का अर्थ होता है किसी भी देश के कानून विधि व्यवस्था से, और व्यवहारिकता का अर्थ होता है कि किसी भी देश के नागरिक का उस देश के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। यह दोनों बातें जब हम लोग को किसी शास्त्र से प्राप्त होता है, उसी शास्त्र को हम लोग राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। मोटे तौर पर अगर कोई आपसे प्रश्न कर दे कि राजनीतिक शास्त्र किसे कहते हैं, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि राजनीतिक शास्त्र उस शास्त्र को कहते हैं जो किसी देश के संवैधानिक एवं व्यवहारिक पक्षों का अध्ययन कराता है, उसे हम लोग राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। आप सभी बुआ को यह बात समझ में आई? यहाँ पर हम लोग का चैप्टर है कि स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण की चुनौतियां। हम सभी लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ। इससे पहले हमारे देश में अंग्रेजों का साम्राज्य था। उनसे पहले जब आप जाइएगा तो हमारे देशों में मुगल वंश का साम्राज्य था। लेकिन 15 अगस्त 1947 में जब हमारा भारत देश आजाद हुआ, तो भारत देश के पास एक बहुत बड़ी समस्या यह थी कि जर्जर हो चुकी हमारी अर्थव्यवस्था, कृषि, शिक्षा, इन सभी चीजों को कैसे हम लोग सुधारे। और सबसे बड़ी बात समस्या हम लोग के सामने यह उत्पन्न हो चुकी थी कि देश विभाजन के बाद भारत देश में एक गदर उत्पन्न हो चुका था। हिंदू मुस्लिम जो भारत माँ के दो बेटे थे, बड़े और छोटे, इन दोनों भाइयों में गदर मच चुकी थी। इन सभी शांति व्यवस्था को बनाए रखना, देश की तरक्की करना, देश का उत्थान और प्रगति करना, ये सभी समस्याएं भारत के सामने थी। और इन सभी समस्याओं से भारत देश को किस प्रकार से उठाकर हम लोग सामने लाए, यह चुनौतियां थी। सबसे पहली चुनौतियां थी कि देश में जो सांप्रदायिक दंगे भड़क चुके थे, उस सांप्रदायिक दंगे को कैसे देश से निजात पाया जाए। तो इसके लिए भारत के जो लीडर थे, भारत के जो महान आत्मा जिसको हम लोग महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, उन्होंने जब अपने भारत वर्ष को आजादी दिलाई और हिंदू मुस्लिम दोनों को भारत माँ के दो आंखें बताए, और आज यही दोनों आंखें आपस में तानातानी कर रहे थे और चारों तरफ खूनी रंजित वातावरण बन चुकी थी। इस खूनी रंजित वातावरण से देश को मुक्ति दिलाने के लिए, देश में अखंडता का निर्माण करने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भारतीय राजनेताओं के सामने उठ खड़ी हो चुकी थी। अतः इन सभी समस्याओं से निदान पाने के लिए महात्मा गांधी जी ने पुनः सत्याग्रह का आश्रय लेकर भारत के दोनों पक्षों की जनता को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने जो है सत्याग्रह आंदोलन का पुनः स्थापित किया। और 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो गई। तो वह ऐसे महान आत्मा थे जो जीवन भर भारत देश के लिए कार्य किए और मरने के उपरांत भी भारत देश के लिए ही वह कार्य करके गए। क्योंकि इतने बड़े महान आत्मा के मृत्यु के बाद हिंदू मुस्लिम दोनों भाई जो नफरत और ईर्ष्या के आग में जल रहे थे, जिन्होंने अपने हाथों में तलवार ले लिए थे, आज उनके हाथों से वह तलवार छूट चुकी थी और सब
आंसुओं के गम में डूब चुके थे और देश पुनः एक संगठित हुआ। और 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब से हम लोग एक छत्र के नीचे रहना व्यवस्थित किए और अपने कानून विधि व्यवस्था को संचालित किए। ये सभी चुनौतियां थी राष्ट्र के निर्माण में, कि कैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था जो पटरी से उतर चुकी थी उसको कैसे पटरी पर लाया जाए, हमारी कृषि व्यवस्था कैसे चरमरा गई थी उसको कैसे पुनः स्थापित किया जाए, हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता जो तितिर-बितिर हो चुकी थी उन सभी को कैसे एक जगह एकत्रित किया जाए। भारत आजादी से पूर्व 563 छोटे छोटे बड़े रियासतों में फैला हुआ था। इन 500 छोटे बड़े रियासतों को कैसे एक करके अखंड भारत का निर्माण किया जाए, ये सभी चुनौतियां भारत राष्ट्र के पास थी। और इन सभी चुनौतियों को बड़ी सफलतापूर्वक हमारे देश के महान नेताओं ने यह कार्य संपादित किया। जिस समय हम लोग जीरो थे, इन महान नेताओं ने अपने अथक प्रयास के बाद राष्ट्र की चुनौती को स्वीकार करते हुए राष्ट्र को एक ऐसे पटरी पर ले आया जहां पर आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत विश्व की, दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था वाला देश है, जहां पर हम अपने आप को गर्व फील कर सकते हैं। क्योंकि अमेरिका जैसे राष्ट्र भी कभी किसी राष्ट्र का उपनिवेश था और 1776 ईस्वी में ही वह आजाद हो गया और हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। तो लगभग हम लोग कह सकते हैं कि 1776 और 1947 लगभग 200 वर्षों पहले अमेरिका हमारे देश से पहले आजाद हो चुके थे। और आज हम लोग 200 वर्ष बाद उनके आजाद हुए, तब हम लोग विश्व के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। इससे हम कह सकते हैं कि हमारे जो राष्ट्र के सामने जो चुनौतियां थी, उस चुनौतियां को हम लोगों ने बड़ी सफलतापूर्वक प्राप्त किया। राष्ट्र की चुनौतियां अनेक प्रकारों से हम लोग के सामने थी। कि सबसे पहला तो चुनौतियां यह थी कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को किस प्रकार बनाया रखा जा सके। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाना भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि भारत दुनिया का एक ऐसा राष्ट्र है जहां हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 संप्रदाय के लोग रहते हैं। और इन 4 संप्रदायों के लोगों में एक यूनिटी, एक एकता बनाकर जब तक ये नहीं रखा जा सकता है, तब तक ये भारत जैसे लोकतंत्र का निर्माण सही नहीं हो सकता है। अतः इस लोकतंत्र के निर्माण के लिए भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे कानून विधि व्यवस्था में रखना पड़ेगा ताकि किसी को किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना ना हो सके। इसलिए भारत को संविधान में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा राष्ट्र जिसका अपना कोई धर्म न हो, उसे हम लोग धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहते हैं। तो भारत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 संप्रदाय वाला देश होते हुए भी इसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा गया है। न तो इसे हिंदू राष्ट्र कहा जा सकता है, न तो इसे मुस्लिम राष्ट्र कहा जा सकता है, न तो इसे ईसाई राष्ट्र कहा जा सकता है, और न ही तो इसे सिख राष्ट्र कहा जा सकता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 संप्रदाय के लोगों को हर प्रकार से सुविधाएं